अब गॉसेस थ्योरम है, राइट? हाँ, तो वही है एरिया वेक्टर, कुछ भी नहीं इसके अलावा। सरफेस से परपेंडिकुलर है और एरिया को हम वेक्टर कंसीडर करते हैं बहुत सारी सिचुएशन में, और हमने 11th में भी कर रखा है एरिया को वेक्टर कंसीडर। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द टर्म फ्लक्स इंप्लाइज सम काइंड ऑफ फ्लो। मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है? इसके मतलब हॉलो है बीच में, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है बहुत सारी, तो क्या हो रही है? फ्लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक फ्लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक फ्लो। फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। तो फ्लक्स हमेशा किसी ना किसी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है। दो फील्ड पढ़ने वाले हैं, वो दोनों फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। फ्लक्स का मतलब होता है फील्ड लाइन जब एक सरफेस एरिया के अंदर से गुजर रही हो। ये सरफेस एरिया, इसके अंदर से फील्ड लाइन निकल रही है, तो यानी एक फ्लो बन रहा है, हवा का फ्लो मान लो। तो वो जो फील्ड लाइंस का फ्लो है, फील्ड लाइंस क्या है? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम किसी भी फील्ड लाइन का फ्लो की बात करते हैं तो वो क्या होता है? फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। और कोई फील्ड लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अलावा? तो जिसकी भी जो भी फील्ड लाइंस है, जो भी फील्ड है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका फ्लक्स हमेशा क्या होता है? एक फ्लो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये देखो, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इस रूम से, और मैंने एक एरिया यहां पर हेल्ड कर दिया, तो इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, ये एरिया है और उस एरिया से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दैट इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। और इलेक्ट्रिक लाइन कैसे पास कर रही है? नॉर्मली। अब देखो आगे, तो अगर मैं यहां पर बनाऊं, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन मैंने तुमको बता दिया, डेफिनेशन तुम अपने आप करोगे, मैं लिखवाता नहीं क्लास में डेफिनेशन, ठीक है ना? 10th क्लास में मैं हर डेफिनेशन लिखवाता हूँ हर बच्चों को। 11th 12th में डेफिनेशन तो नहीं लिखवाता, बुक है, बुक से कर लो, तुमको रीड करवा देता हूं मैं बुक कटआउट लेकर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर सरफेस से निकल रही है, ठीक है? और नॉर्मली का मतलब क्या? ऐसे टकरा रही है, ऐसे। अब इसका एरिया वेक्टर भी कैसा है? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है? क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। ये डेफिनेशन में आ रहा है, लिखना नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये होगी। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है ना सरफेस के, ये एंगल कितना बन गया? इसके बीच में थीटा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया cos थीटा। क्यों? डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? हमेशा cos थीटा। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है सरफेस के। सरफेस क्या होता है? एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, हाँ, एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर है। थोड़ा ऐसा सीधा नहीं रखा हुआ, ऐसा रखा हुआ, इस हिसाब से मान लो। एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इमेजिन हो जाएगा, ठीक है? अब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये देखो पूरा स्ट्रेट सरफेस, समझ आया तुम लोगों को? एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल बनता है बताओ? 0 डिग्री। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा? फाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, और cos 0 इज 1, ठीक है? समझ आ गया? तो यहाँ पर थीटा किसके बीच में एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आता है? स्केलर। डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। हो रहा है वेक्टर की वजह से बनता है स्केलर। वो तो बहुत सारे होते हैं, वर्डन भी ऐसे ही है, पावर भी ऐसा है। अब आगे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो गया, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, ये फॉर्मूले में मैंने एक और चीज यहाँ पर लिखी नहीं है, वो लिखनी चाहिए थी मुझे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, डेल्टा, ठीक है? और इसके बाद जो आता है वो आता है गॉसेस लॉ।
गॉसियस लॉ क्या होता है, अगर पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर दूं, इंटीग्रेट, तो इसका डेफिनेशन सुनो क्या है गॉसियस लॉ की। Gauss's law, Gauss's theorem. Gauss's law, Gauss's theorem states that total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. अब इसका मतलब पता क्या हुआ, अगर मैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर दूं, इंटीग्रेशन, और हम यहां पर डालते हैं ये लिखते हैं इसमें, पता क्यों लिखते हैं, इसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। अब इसको मैं समझाता हूं अच्छे से, तभी समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लो ये आर्बिट्री सरफेस है हमारे पास, और इसमें मैंने एक पैच ले लिया, इस पैच की वजह से मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है, और एरिया वेक्टर यहां पर हो गया इस पैच का ये, ठीक है, क्लियर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, थीटा हो गया इसके बीच में एंगल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया क्यों लिया यहां पर मैंने, क्योंकि ये स्मॉल पैच का स्मॉल एरिया है, समझ आया, स्मॉल पैच का स्मॉल एरिया। अगर मैं पूरे सरफेस की वजह से फ्लक्स निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। हाई डॉट प्रोडक्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस इंटीग्रेशन। समझ आ गया, सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जो भी हम टॉपिक निकाल रहे हैं उसका, जो भी हम एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा एरिया ले रहे हैं। बेसिकली क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो पूरे सरफेस का एरिया आ जाएगा, और एक्सपेंड करने को स्मॉल पैच को या स्मॉल एलिमेंट को एक्सपेंड करते हैं तो क्या मतलब होता है इसका, इंटीग्रेशन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल एरिया। आया समझ, इसको ऐसे लिखते हैं हम कभी कभी डेल्टा एस, और ये चीज तो मैं लिख रहा हूं ना बार बार, सरफेस इंटीग्रेशन, तुम ये ना बनाना चाहो तब भी सही है, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। तो ये स्मॉल फ्लक्स का क्या बन जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, डेल्टा फाई का क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, टोटल फ्लक्स। समझ आया, इसका मतलब क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कांस्टेंट है, बाहर आ गई तो सरफेस एरिया आ जाएगा। मान लो ये वाला जो सरफेस है ये हमारा सर्कल है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर क्या होता है, बाउंड्री, यहाँ पर तो हम सरफेस एरिया ले रहे हैं ना, तब इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ आ गया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये हमारा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट भी देख लो एक बार, क्योंकि वही बताते हैं ना, यूनिट डायमेंशन में हमेशा आते ही आता है। क्या होगी फ्लक्स की यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती थी, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, फ्लक्स की यूनिट, ठीक है। न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अभी ये एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो अभी अपनी पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। मैंने बताया था 2 यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसे यूनिट लिखवाई हुई थी, पर मैंने कहा सेकंड वाली चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। गॉसेस थ्योरम क्लियर है, डेफिनेशन लर्न करनी है, अभी खत्म नहीं हुआ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम की डेफिनेशन पूरी क्या थी देखो, अब मैं थ्योरम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन रीड कर रहा हूं। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with area vector, surface integration of electric field with area vector is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed inside the surface area. Total charge enclosed inside the surface area, जो इस surface जिसके अंदर हो, यानी मान लो इसके अंदर अगर चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 है, तो उन सबका क्या करेंगे हम सब। तो क्या मतलब हुआ, टोटल फ्लक्स किसी भी सरफेस एरिया में से that is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed inside the surface, total charge। अगर टोटल चार्ज 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये क्या है, टोटल फ्लक्स, डेल्टा फाई ई, और इससे क्या आ गया, फाई ई। डेल्टा स्मॉल एरिया की वजह से था, पूरा एरिया ले लिया, पूरा फ्लक्स आ गया। अगर मैं ये इंटीग्रेशन साइन ना लगाऊं तो ये भी नहीं आएगा, ये बनेगा, और इंटीग्रेशन साइन नहीं आएगा, जो हमारा पेज 1 में था। ठीक है, थ्योरम है, डेफिनेशन है, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है ये चीज। अब हम करते हैं इस थ्योरम को क्या, प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। प्रूफ करने से पहले ना एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो है हमारे पास यहाँ पर
टॉपिक, इसका नाम है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस जो हम एज्यूम करते हैं किसी भी चार्ज के अराउंड, एज्यूम्ड अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी such that charge is enclosed। मतलब कोई भी चार्ज बॉडी के आगे हम सरफेस ऐसे एज्यूम करेंगे और सरफेस क्या होगा, सिलेंडर, स्फेयर, जो भी सरफेस बनेगा वो 3 डायमेंशन बनेगा, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन लेना है, क्यूबॉइड, क्यूब। अब वो गॉसियन सरफेस कैसे लेना है वो तुम्हें इमेजिन नहीं हो पाएगा, उसके डिफरेंट एप्लीकेशन करके तब तुम्हें समझ आएगा कि गॉसियन सरफेस कैसे इमेजिन करना है। इसका एग्जांपल अगर देना चाहूं मैं गॉसियन सरफेस का, तो पॉइंट चार्ज को अगर मुझे एनक्लोज करना है, कि गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो चार्ज को क्या करे, एनक्लोज कर दे। क्योंकि गॉसियन थ्योरम भी कहती थी, क्या कहती थी, टोटल फ्लक्स अराउंड अ सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस। एनक्लोज का मतलब समझो ना। तो पॉइंट चार्ज, गॉसियन सरफेस क्या बनेगा फॉर पॉइंट चार्ज, गॉसियन सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज इज स्फीयर। ये पॉइंट चार्ज है तो इसका गॉसियन सरफेस क्या मानेंगे हम, स्फीयर। अब प्रूफ कर रहे हैं, क्या प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर हम, थ्योरम को, गॉसियन थ्योरम को, जो ये बता रही है कैसे आया 1/epsilon है ना। एक स्मॉल पैच कंसीडर करते हैं, स्मॉल पैच का एरिया वेक्टर क्या होगा, डेल्टा एस। पूरा एरिया कितना है, एस। पूरा एरिया कितना है, नहीं, क्या होगा पूरा एरिया, 4πr²। सर्कल नहीं है, स्फीयर है, 3 डायमेंशन, गॉसियन सरफेस 3 डायमेंशन होता है। ये पैच कंसीडर करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, मान लो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है, एंगल 0 डिग्री बन गया, ठीक है। तो डेल्टा फाई ई इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, ये तुम ना भी लगाओ तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर बार लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा एस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू अपॉन इसका डिस्टेंस ले लो ना, r², ठीक है, क्लियर है। सब कुछ कांस्टेंट है, बचा के अंदर डेल्टा एस। डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, 4πr², ठीक है, r² कट गया। अब के की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर क्या होती है, 1/4π इंटू क्यू इंटू 4π, कट गया 4π से 4π, क्या आंसर आ गया, 1/epsilon टाइम्स दी टोटल चार्ज इनसाइड द सर्किट। आ गया, इजी डेरिवेशन, कुछ नहीं है ये, बताओ समझ आया। तो ये हुआ प्रूफ गॉसियन थ्योरम का। हाँ बताओ, कहां दिक्कत आ रही है, बताओ। नहीं, स्फीयर के लिए मोस्टली आता है, ठीक है, समझ आ गया, अलग हो जाएगा। और ये थ्योरम स्फीयर के अकॉर्डिंग मानेंगे क्योंकि मैक्सिमम गॉसियन सरफेस स्फीयर ही मानने वाले हैं, ठीक है। अब ये हमने क्या पढ़ा अभी तक, कि हमने पढ़ा एरिया वेक्टर, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, कि किसी भी सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक लाइन फ्लो कर रही है तो उस फ्लो को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है, जो भी वेक्टर फील्ड तुम पढ़ने वाले हो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे। मैं आपको तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या लिख रहा हूँ, फाई ई, फाई सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फील्ड का भी फ्लक्स होता है, उसमें लिखिए फाई बी, बी होता है सिंबल मैग्नेटिक फील्ड को, पता है तुम्हें, 10th में पढ़ाते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, ठीक है। अब आगे सुनो, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, गॉसियन थ्योरम। गॉसियन थ्योरम क्या कहते हैं कि किसी भी सरफेस से अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहो तो वो किसके इक्वल होता है, 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। प्रूफ कर लिए थ्योरम। अब क्या पढ़ेंगे हम, कूलम्ब्स लॉ कर रहे हैं गॉसियन थ्योरम की मदद से। अभी हमने गॉसियन थ्योरम प्रूफ करी थी कूलम्ब्स लॉ की मदद से, अब हम कूलम्ब्स लॉ प्रूफ कर रहे हैं गॉसियन थ्योरम की मदद से। ये भी बहुत आता है, प्रूफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है बताओ, बताओ कूलम्ब्स लॉ क्या है, भूल गए। कूलम्ब्स लॉ, के Q1 Q2 अपॉन r², सिंपल सी बात है। हाँ, के Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये देखो, ये चार्ज, ये पैच, डेल्टा एस एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लर्न करी मैंने, तुमको बोला था प्रैक्टिस करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कर चुके हैं सबकी। पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती है।
हमने लास्ट क्लास में करा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को मैं कहा था अपने आप प्रैक्टिस करना, लिख के आना, मुझे लिखा हुआ प्रैक्टिस चाहिए। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव की क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, पॉजिटिव पॉजिटिव की रिलैक्स लेंथ वाइज, एक कंडक्टर की कैसे निकलती है बाहर, वो हमने लिखा नहीं था गुलीशा, वो हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा था। तो तुम वो बुक है सबके पास, अब बुक से करनी है। कहां पर है वो डायरेक्शंस? इसमें तो है नहीं, सॉरी छोड़ो, ये बुक पूरी तो है नहीं, और डायरेक्शन करवाई थी, याद होगा है ना। अब देखो आगे, गॉसियन थ्योरम को यूज करके प्रूफ करना है ना, गॉसियन थ्योरम को यूज करके प्रूफ करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर होल इंटीग्रेशन होल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम्स द क्यू। अब ये यूज कर सकते हैं ना हम, क्योंकि गॉसियन थ्योरम को यूज करके हमें क्या प्रूफ करना है, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अब आ जाएगा डेल्टा एस का 1/epsilon इंटू क्यू। क्या होता है एरिया यहां पर? हाँ कुछ नहीं करना, रिवर्स ही है। क्या हुआ यहाँ पर गुलिशा, 4 पार्ट्स को नीचे से लगा, एप्सिलॉन नॉट सामने ले लिया। यही तो गॉसियन थ्योरम है, यही तो कूलम्स लॉ है। अब तुम बोलोगे कूलम्स होता था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था ना, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो पुट कर दो एक और चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कूलम्स लॉ ही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, फोर्स क्या है, जब दो चार्जेस होते हैं तो फोर्स दोनों में लगता है अट्रैक्शन या रिपल्शन का, पर किसकी वजह से लग रहा है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो पहले वजह आई, बाद में उनका कॉज आया, इफेक्ट आया। कॉज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट क्या है फोर्स। हमने पहले पढ़ा फोर्स, पर बाद में पढ़ा हमने कॉज। समझ आया? तो अगर मैं कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन करता हूं तो 100% सही है वो, कूलम्स लॉ ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखो, कूलम्स लॉ क्लियर हो गया, गॉसियन सरफेस क्लियर है, पढ़ लेते एक बार। Any hypothetical closed surface enclosing a charge is called Gaussian surface of that charge. It is chosen to evaluate the surface integral. जो भी हम surface कंसीडर करेंगे उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो बेसिकली उसका एरिया हो गया of that of electric field produced by a charge enclosed by it, which in turn gives the total flux through the surface. Important, by choosing a closed or surface हमेशा closed होना चाहिए in such a way that the electric field has a normal component. Electric field output energy which is either zero or has a single fixed value at every point on the surface, which can easily calculate the electric field of certain symmetrical charge distribution. चैप्टर एक तरह से हमारा खत्म हो चुका है, अब हमें एप्लीकेशंस पढ़नी है गॉसियन थ्योरम की। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट बनेगा। तुम हमेशा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब समझ लो, इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल कंपोनेंट, है ना। मान लो ये हमारा एरिया वेक्टर है, नहीं ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हम यहां पर किसको रिजॉल्व करेंगे, एरिया वेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये हो जाएगा cos थीटा, है ना, ये हो जाएगा sin थीटा, और sin थीटा वाला खत्म हो जाएगा, cos थीटा वाला रहेगा। तो ये नॉर्मल कंपोनेंट है ना, तो वो लिखा तो नॉर्मल कंपोनेंट। cos थीटा sin थीटा क्यों खत्म होगा, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर वाली चीज आ रही है, मतलब वो 90 डिग्री बन गया ना एंगल, cos 90। ठीक है, तो वो छोड़ो, वो मैं समझा चुका हूं, उसकी स्टेटमेंट की बात रहने दो। अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन कम नहीं है, उसमें 2-3 दिन आ सकती है, क्योंकि एप्लीकेशन 2-3 है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस है, क्वेश्चन भी अच्छे खासे, तो सारे करेंगे तभी समझ आएगा। ये चैप्टर खत्म, शुरू में चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा।